बच्चों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं साइंस का बोर्ड का एक और पेपर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि जब मैं जिंक को एसिटिक एसिड से मिलाऊंगा तो मेरे पास जिंक एसिड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है या कॉम्बिनेशन? तो सिंपल से क्या है कि इसके अंदर जिंक ने इसके अंदर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि जब हाईली रिएक्टिव मेटल जो कि जिंक है, जब वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। यानी कि इसने बोला कि जो एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ अ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं HCl की बात करते हैं कि HNO3 की बात करते हैं, द सॉल्ट कुड बी द वन ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। तो इसमें अगर मैं HCl की रिएक्शन करवाता हूँ NH4OH के साथ, क्योंकि जो इसमें जो कंपाउंड बनेगा, इसमें जो एलिमेंट बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा मेरे पास, वो कंपाउंड होगा मेरे पास NH4Cl, जो कि क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में मिलते हैं तो जो सॉल्ट मुझे मिलता है वो कैसे मिलता है? एसिडिक नेचर का मिलता है। और एसिडिक नेचर की वजह से ही जो सॉल्ट बना, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? डी। याद रखना चीज़ को कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब जिस तरीके से मिलते हैं तो सॉल्ट भी वैसा ही बनता है। अगर यहाँ पर अगर इस जगह पे हमारे पास वीक एसिड होता और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सॉल्ट जो बनता वो हमारे पास बेसिक बनता और वो रेड को ब्लू कर देता। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फोर्थ सॉल्यूशन नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and sulfuric acid filled in a 4 separate beakers are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed. तो ऑब्वियस बात देखिए, मैं अगर ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज मेरे पास आयोनिक कंपाउंड नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल भी मेरे पास आयोनिक कंपाउंड नहीं है। तो आयोनिक कंपाउंड से कौन से होंगे? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि H+ और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H+ और SO4 नेगेटिव में टूटेगा। यानी कि सिर्फ यही दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जो करंट देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द मेटल विच आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट्स। ऐसे कौन से मेटल हैं जो दोनों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, कॉपर एंड सिल्वर। कोई गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है ऑलरेडी बहुत नीचे आते हैं रेडियोटिव सीरीज में, तो उसमें गंदगी इतनी नहीं मिलती है। कॉपर एंड सिल्वर इसका आंसर है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 के अंदर। देखिए बेंजीन का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं बना के, तो बेंजीन इस तरीके से बनता है। ये बेंजीन है। अब इस बेंजीन में हम देखिए 1 2 3 तो हमारे पास इसके अंदर डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 इसके अंदर कितने रहेंगे हमारे पास? सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, 6 तो कार्बन कार्बन के बीच में है, और ये हाइड्रोजन 7, ये हाइड्रोजन के बीच में जाएगा। यहाँ पे साइड में सारे हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन के बीच में हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन के बीच में हो गए, और एक कार्बन के बीच में ये रहा, एक कार्बन के बीच में ये रहा, और एक कार्बन के बीच में ये रहा। तो 9 तो हो गए हमारे पास कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड हमारे पास सिर्फ 3 है, 1 2 और 3। तो जो डबल बॉन्ड हो जाएंगे वो हमारे पास सिर्फ 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3। बाकी सिंगल बॉन्ड हमारे पास एक ये वाला रहेगा, एक ये वाला रहेगा, और एक ये वाला रहेगा, ये वाला। बाकी हाइड्रोजन के साथ तो हमारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड में रहते हैं कार्बन के साथ। वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 and 3। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स when the process of digestion is completed, the protein, carbohydrate, fats are respectively finally converted into किसमें? तो अगर बात करता हूँ प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन सिंपल हमको पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है। प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू ग्लूकोज, एंड फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ऑल्सो। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये सारा काम हमारे पास होता है सिर्फ
पैनक्रिएटिक जूस की वजह से, जिसके अंदर 3 तरीके के जूस होते हैं, हमको पता है कि लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज, जो अलग अलग कंपाउंड पे ऑपरेट करते हैं। आगे, द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स विच कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट करता है ग्रोथ को, विच कॉज द विल्टिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। इसकी वजह से पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। बाकी साइटोकाइनिन ग्रोथ को रोकती है, प्लांट का जो ग्रोथ होती है उसको रोकती है। ऑक्सीजन हमारे पास प्लांट के रूट एंड शूट पर पाया जाता है, जो कि इसको बढ़ाता है। यह अलग अलग हमारे पास सारे कार्ब जो प्लांट्स के हार्मोन्स है। द प्लांट्स दैट कैन रेज्ड बाय मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर। इनमें से कौन से प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से बढ़ते हैं? तो इसमें सबसे पहला क्या है, शुगर केन, दूसरा है रोज और तीसरा है ग्रेप्स। ये 3 ऐसे प्लांट हैं हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से बढ़ते हैं। अगला, द पार्ट ऑफ सीड विच इज अ सोर्स ऑफ फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड। कौन सा पार्ट, सीड का कौन सा पार्ट फूड का सोर्स है जब सीड जर्मिनेट होता है? तो सिंपल सी बात है, कॉटिलेडॉन है हमारे पास, इसको याद रखना, कॉटिलेडॉन है। बाकी और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अ ज़ायगोट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने होते हैं? देखिए, हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, विच कम्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल। बाकी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिफाइन करता है सेक्स को, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि जो प्रेजेंसी है वो मेल होगी कि फीमेल होगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी 46। यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर में यानी कि सिंगल 46 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ लाइट इज कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = c/v। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहला, यानी कि अगर हम खाली ग्लास की बात करते हैं ng, ग्लास की बात करते हैं ग्लास की। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला रहेगा c/v। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा इन दोनों को, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ng/nw को डिवाइड करता हूँ, तो यानी कि 3/2, डिवाइड की जगह मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई और इसको कर दूंगा उल्टा, तो ये जाएगा हमारे पास 3/4, सॉरी, कितना हो जाएगा हमारे पास 3/4। जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ये 3/4 हो गया, इज इक्वल्स टू, इससे कट जाएगा हमारे पास, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये v जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास, इनटू ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वाटर अपॉन में सी से सी कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू ये VW बाय VG। और VG हमको पता है, VG कितना दे रखा है, 2 × 10⁸। अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट मुझे मिलेगा 9/8 × 2 × 10⁸, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे VW निकालना है, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 9/4 × 10⁸। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 9/4 10⁸। इसके बाद देखना आप, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दिस रीजन इज। कौन सा लाइट, हमको सब ये पता है कि ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, और इसकी वजह से ही हमारे पास जो आसमान है हमको नीला दिखाई देता है, स्काई जो है वो हमको नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किस कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा? देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये पैरेलल में है, और 1/2 यानी कि आधा और आधा मिलकर 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट तो सही है हमारे पास। सेकंड 1/3 1/3 1/3, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कैंसिल कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये भी सही है। इसमें 4 और 2 6, 3 और 3 9, 3 और 3 6, सॉरी, जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस 1 ओम नहीं मिलेगा, और इसमें भी मुझे 1 ओम नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ सी, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर ये वाला सीरीज़ में आएंगे, ये सीरीज़ में आएगा, फिर इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ही। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम
ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि रेजिस्टेंस मुझे पता है 20 ओम है, करंट मुझे पता है 5 एम्पियर है, द हीट डेवलप इन द आयरन इन 30 सेकेंड, और टाइम मुझे पता है 30 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होगी। तो सिंपल है, हीट का फॉर्मूला मुझे पता है, हीट का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ आई आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आई मुझे दे रखा है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, आर दे रखा है 20 और ये दे रखा है 30। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 500, 500 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए 15,000 जूल। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारे पास, रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी, एक रेक्टेंगुलर लूप है ए बी सी डी, करंट कैरिंग करंट आई सिचुएटेड नियर ए स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई, एक स्ट्रेट कंडक्टर है एक्स और वाई इस तरीके से है कि कंडक्टर जो पैरेलल है साइड ए बी के ऑफ द लूप इन द प्लेन ऑफ द लूप, इफ अ स्टेडी करंट आई इज एस्टेब्लिश इन द कंडक्टर, अगर इसके अंदर मैंने आई करंट एस्टेब्लिश कर दिया है द कंडक्टर एक्स वाई विल बी, तो कंडक्टर एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखिए अगर करंट की इसमें बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की, तो इसमें जब हम राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, या हम बोल सकते हैं इनवर्ट द पेपर, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसकी वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इट मूव्स टुवर्ड्स ए बी ऑफ द लूप, यानी कि जो मूव टुवर्ड द साइड ए बी ऑफ द लूप, जो कंडक्टर है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप, याद रखना इस चीज़ को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसके लिए आप लोग ये याद रखना कि जितनी भी रूल्स हैं चैप्टर नंबर मैग्नेटिज्म वाले में, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का थंब रूल है, आपको पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना क्योंकि इसमें एग्जैक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन दे रखा है सम वाटर वेस्टेज आर गिवन बिलो, कुछ वेस्टेज नीचे दे रखे हैं, इनमें से कौन से वेस्टेज जो हैं, कौन से वेस्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए ग्रीन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की बात करते हैं तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बट अगर हम बात करते हैं बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। अगला एम्प्टी मेडिसिन बोतल मेड ऑफ ग्लास, ये भी मेरे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। सब्जी का छिलका और कॉटन शर्ट, ये सारी, ये फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ ये सारे बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बट अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड और थर्ड की, तो ये NB नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, एज यूजुअल जो हम अपनी पहली वीडियो से करते आ रहे हैं, असरसर रीजन क्वेश्चन है। असरसर रीजन क्वेश्चन में आपको सिर्फ असरसन को पढ़ना है और रीजन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड्स ओर कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर सल्फाइड्स और कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द और, क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड और जो है बिना रोस्टिंग के अलग नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है कि जब सल्फाइड और को अलग करता हूँ तो मुझे रोस्टिंग ही करनी पड़ती है, बिना रोस्टिंग के आप उन सल्फाइड और को अलग नहीं कर सकते। और अगर मैं कार्बोनेट और की बात करता हूँ तो कार्बोनेट और में मुझे कैल्सिनेशन करना पड़ता है। अगला दे रखा है रोस्टिंग कन्वर्ट सल्फाइड्स और डायरेक्टली टू मेटल्स, तो रोस्टिंग जो है जब रोस्टिंग सल्फाइड की मैं रोस्टिंग करता हूँ तो क्या डायरेक्टली वो मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब मैं रोस्टिंग करता हूँ तो डायरेक्टली मेटल्स में, दोनों बेसिकली दोनों रीज़न सही है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट फ़र्क क्या है हमारे पास कि जो रीज़न है ना वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करता हूँ कि ये सल्फाइड और की जितने भी मैं सल्फाइड और को अलग करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग, तो उसके करने के बाद मुझे को रिड्यूसिंग एजेंट से भी कन्वर्ट करवाना पड़ता है, तो रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन हो जाएगा 17 का, 17 का बी आंसर हो जाएगा हमारे पास, बी 17 का बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन आर्ट्रिया सॉरी, जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल्स ज़्यादा थिकर होती है देन आर्ट्रिया, ऑब्वियसली बात है क्योंकि वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और अगर थिकर नहीं होंगी
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट हार्ट से पंप होके बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो उसका आपको याद रखना है कि ऐसा अगर नहीं करेंगे, क्योंकि थिकर भी होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो असर्शन इज ट्रू, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। तो वेंट्रिकल्स जो है, क्योंकि वेंट्रिकल्स अभी मैंने बताया पंप करता है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में थ्रू द हार्ट, वोटा के थ्रू होते हुए। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और जो असर्शन है हमारा, जो रीज़न है हमारे पास, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि थर्ड का आंसर ए इज करेक्ट। ये बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑब्वियसली बात है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसा करती हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा होता ही नहीं है। अगला, इफ द इंटरसेक्ट, अगर वो काटेंगी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यानी कि 19 का भी क्या जाएगा आंसर, ये हमारे पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली बात है, बिना ऑक्सीजन के तो कोई भी जिंदगी रहेगी ही नहीं, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान क्यों ना हो। फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ये भी सही बात है कि जो फ्री ऑक्सीजन है, या फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसको हम नेकेड ऑक्सीजन बोलते हैं, जब वो कंबाइन होती है O2 के साथ, इट विल बिकम O3, जो कि ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर काफ़ी ज़्यादा हजार्डस गैस है। ओजोन लेयर जो है वो हजार्डस गैस है। ओजोन लेयर यानी कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हम सबके लिए नुकसानदेह है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसको याद रखना आप। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रखा है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, इसमें बोला है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 ग्राम NaCl जब मैं कंबाइन करूँगा, मैंने इसको कंसनट्रेट किया H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ मिलाया, तो इसने बोला कि हाँ, एसिड वॉज एडेड टू इट, नेम द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलेगी? तो देखिए, जब इस रिएक्शन को मैं करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इस रिएक्शन को मैं करूँगा तो मेरे पास NaCl को जब मैं मिलाऊंगा H2SO4 के साथ, तो क्या मिलेगा मेरे पास, HCl बनेगा, और प्लस मेरे पास Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये वाला इससे इसका ज़्यादा कंबाइन हो जाएगा और ये वाला इसके साथ ज़्यादा कंबाइन होगा। तो इसका देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन्स का एक्सचेंज होता है। Na चला जाएगा SO4 के साथ और हाइड्रोजन चला जाएगा HCl के साथ। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको बैलेंस करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस निकलेगी। तो पहले का आंसर क्या है कि नेम द गैस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज HCl गैस। कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस, याद रखना इसको। अगला दे रखा है इसके अंदर, इसको हम बता देते हैं, इसको ऊपर साफ से लिख देंगे ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। आप लिख देंगे इस रिएक्शन को हम NaCl प्लस H2SO4, HCl गैस निकलेगी और प्लस Na2SO4 बनेगा। तो गैस कौन सी इवॉल्व होगी, HCl। अगला, what will be observed when this gas is tested with dry and दूसरा wet blue litmus paper। तो क्या होगा जब मैं इसको ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करूंगा। राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक बेसिक ऑफ दिस गैस। तो दो सिंपल सी बात है, हमको पता है कि HCl गैस हाईली एसिडिक गैस है। HCl जो है वो हाईली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। तो अगर ड्राई की बात करता हूँ तो ड्राई में ये कोई चेंज शो नहीं करेगा, क्योंकि चेंज शो करने के लिए हमें आयंस का टूटना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वो आयंस में टूटेगा। जब वो आयंस में टूटेगा ही नहीं तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा? तो ड्राई में वो नो चेंज दिखाएगा।
ड्राई वाले केस में वो नो चेंज दिखाएगा। बट अगर मैं बात करता हूँ वेट ब्लू लिटमस पेपर में, तो वेट में तो वो पानी के साथ मिलती है, तुरंत अपने आयंस तोड़ देगा और वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देगा रेड में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को टर्न कर देगा रेड में। और इसके अंदर पूछा है कि नेचर कैसा है, तो नेचर सिंपल कैसा इसका हो जाएगा, एसिडिक नेचर का HCl रहता है। HCl जो है वो एसिडिक नेचर का रहता है। तो याद रखना, इसमें जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो इसमें नो चेंज आएगा, ड्राई वाले में नो चेंज, और ब्लू को कन्वर्ट कर देगा वो रेड में, और जो नेचर है उसका वो कैसा है, एसिडिक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और में दे रखा है सम मेटल रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो सिंपल सी बात है, इसने बोला कि सम मेटल रिएक्ट विद एसिड, कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड से रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल दिखाना है, एग्जांपल के साथ इसको प्रूफ करना है। तो क्या दे रखा है कि सबसे पहले इसमें हमें बताना है कि किस तरीके से, देखिए बताता हूँ कि कौन सी रिएक्शन है। अगर मैं किसी भी मेटल ले लूँ, मैंने जिंक ले लिया, अगर मैं जिंक की रिएक्शन करवाता हूँ, जिंक की रिएक्शन मैंने करवा दी H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा मेरे पास बनेगा ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हो गया। तो ये तो बात हो गई पहले क्वेश्चन की जो उसने पूछा। अब इसने बोला एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल हमने दिखा दिया ये वाला। अब हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, तो कि देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न करती है पॉप साउंड के साथ। अगर मैं मैच स्टिक लेके जाऊँगा उसके जो ब्यूनिट मेरे पास उसके पास लेके जाऊँगा, तो वहाँ से मुझे पॉप साउंड आएगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ ये गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो उसको आपको चेक करना है। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे, इसी पेपर को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।